हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है मेरे चैनल लर्न विथ फैसल अंसार में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सामने बाल विकास का अधिगम की परिभाषाएं और बुद्धि अभिप्रेरणा वगैरह के क्वेश्चंस और इसके सॉल्यूशंस लेकर आया हूं, जिसका आज विश्लेषण रिया मैम करेंगी। तो जब मैं ज़्यादा देर ना करते हुए रिया मैम को से रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को शुरू करें। थैंक यू। दोस्तों, बहुत सारे भाई बहन कमेंट के थ्रू हमसे कह रहे थे कि मैम परिभाषाएं कैसे याद करें और कौन कौन सी परिभाषाएं हैं जो बाल विकास विषय में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछी जाती है। दोस्तों, स्पेशली आज हमने परिभाषा के ऊपर ही वीडियो को बनाया है, यानी कि परिभाषाओं के ऊपर ही वीडियोस बनाया है। और जितनी भी परिभाषाएं आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो सभी परिभाषाएं यहाँ पर आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। और अगर आप इन परिभाषाओं को देख लेते हैं और समझ करके याद कर लेते हैं, तो आपको एग्जाम में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पूछा जाएगा किसके अनुसार ये परिभाषा कही गई है, तभी भी आप आसानी से मनोवैज्ञानिक का नाम भी बता देंगे। दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं बाल विकास विषय में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है अधिगम, यानी कि सीखने की परिभाषाएं या अधिगम की परिभाषाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में हमेशा पूछी जाती हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। अधिगम की परिभाषाएं, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार अधिगम की कौन सी परिभाषा दी गई है, ये आप लोगों के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले अधिगम यानी कि सीखने की परिभाषा दी गई है गिलफोर्ड के अनुसार। गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन लाने की क्रिया को अधिगम कहते हैं। यानी कि व्यवहार के फलस्वरूप व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। ये है गिलफोर्ड के अनुसार। इसके बाद है वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ के अनुसार वुडवर्थ ने जितनी भी परिभाषाएं दी हैं वो बहुत छोटी दी हैं और बहुत सटीक दी हैं। देखिए, सीखना विकास की प्रक्रिया है, बस सिर्फ एक लाइन की परिभाषा है, सीखना विकास की प्रक्रिया है। ये है वुडवर्थ के अनुसार सीखने की परिभाषा या अधिगम की परिभाषा। इसके बाद तीसरा है गेट्स के अनुसार, अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। यानी कि गेट्स की परिभाषा में क्या आ रहा है, अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, सीखना कहते हैं। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो क्रो एवं क्रो के अनुसार है, ये भी बहुत पूछा गया है एग्जाम में, ज्ञान और अभिवृत्ति की प्राप्ति ही सीखना है। क्रो एंड क्रो के अनुसार ज्ञान और अभिवृत्ति की प्राप्ति ही सीखना है। इसके बाद है कॉल्विन के अनुसार, हमारे पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभवों द्वारा परिवर्तन ही सीखना है। यानी कि हमारे पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभवों के द्वारा परिवर्तन ही सीखना है। इसके बाद है वुडवर्थ के अनुसार, नवीन ज्ञान और नवीन अनुभवों को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही अधिगम की प्रक्रिया है। इसके बाद है यहाँ पर दोस्तों देखिए, एक कभी कभी ये पूछ लेता है, एक वाक्य है, अधिगम का आधार है परिपक्वता। ठीक है, कभी कभी ऐसे पूछ लेता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, तो यहाँ पर इसको मैंने लिख दिया इंपॉर्टेंट देखा तो अधिगम का आधार है परिपक्वता। इसके बाद है बुद्धि। दोस्तों, बुद्धि की परिभाषा आपका चाहे यूपी टेट हो, सी टेट हो, आपका कोई भी एग्जाम हो जिसमें बाल विकास विषय आता है, उसमें निश्चित रूप से बुद्धि की परिभाषा जरूर देखने को मिलती है। तो बुद्धि जो चैप्टर है वो चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सीखने की दृष्टि से। यानी कि एग्जाम में जो बुद्धि चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन कभी भी छूटता नहीं है, पूछता ही पूछता है निश्चित रूप से। जैसे कि अधिगम विषय कभी नहीं छूटता है, वैसे ही बुद्धि चैप्टर भी कभी नहीं छूटता है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। देखिए, सबसे पहले है बकिंघम के अनुसार। बकिंघम के अनुसार है बुद्धि सीखने की योग्यता है। बहुत ही छोटी सी परिभाषा है, बकिंघम के अनुसार बुद्धि सीखने की योग्यता है। इसके बाद वुडवर्थ के अनुसार है बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। इसके बाद टर्मन के अनुसार है बुद्धि अमूर्त चिंतन की क्षमता है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, आपने देखा बकिंघम के अनुसार, वुडवर्थ के अनुसार, टर्मन के अनुसार, अब यहाँ पर है वेस्लर के अनुसार। वेस्लर के अनुसार देखते हैं, बुद्धि किसी व्यक्ति के द्वारा उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, तार्किक चिंतन करने तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से समायोजन करने की क्रिया है। ये किसके अनुसार है, ये वेस्लर के अनुसार है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा बुद्धि के बारे में जान लेते हैं। बुद्धि के पक्ष कितने होते हैं? बुद्धि के 3 पक्ष होते हैं, कार्यात्मक, संरचनात्मक और क्रियात्मक। और बुद्धि के प्रकार, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछता है।
सामाजिक, स्थूल और अमूर्त बुद्धि। इसके बाद है बुद्धि को निर्धारित करने वाले कारक हैं वंशानुक्रम और वातावरण, यानी कि वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया के द्वारा बुद्धि निर्धारित होती है किसी भी व्यक्ति की या किसी भी बालक की। इसके बाद आती है व्यक्तित्व की परिभाषा। व्यक्तित्व की परिभाषा आपको बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलेगी, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, टीचर से रिलेटेड यानी कि टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड कोई भी एग्जाम होगा तो उसमें आपको व्यक्तित्व की परिभाषा मैक्सिमम टाइम देखने को मिलेगी। तो चलिए देखते हैं वॉटसन के अनुसार। वॉटसन के अनुसार है व्यवहार ही व्यक्तित्व है। बहुत ही छोटा सा परिभाषा है। आप देखिए व से वाटसन और व से व्यवहार, तो यहाँ पर देखिए आसानी से आप यहाँ पर एक ही लाइन की परिभाषा है इनकी, व्यवहार ही व्यक्तित्व है। यानी कि वॉटसन के अनुसार व्यक्ति का जैसा भी व्यवहार करता है जो व्यक्ति, वही उसका व्यक्तित्व है। इसके बाद वुडवर्थ है। वुडवर्थ के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है, वुडवर्थ के अनुसार। इसके बाद मार्टन के अनुसार है व्यक्तित्व समस्त शारीरिक तथा अर्जित वृत्तियों का योग है। यानी कि व्यक्तित्व समस्त शारीरिक तथा अर्जित वृत्तियों का योग है। इसके बाद रेक्स रॉक के अनुसार है व्यक्ति के व्यवहार के समस्त गुणों को व्यक्तित्व कहते हैं। रेक्स रॉक के अनुसार व्यक्ति के व्यवहार के समस्त गुणों को व्यक्तित्व कहते हैं। फिर है बोरिंग के अनुसार व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य तथा अमान्य गुणों का संतुलन है। यह है बोरिंग के अनुसार। इसके बाद आलपोर्ट। आलपोर्ट की परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। व्यक्तित्व की परिभाषा में आलपोर्ट की परिभाषा को सबसे ज्यादा लोगों ने सपोर्ट किया है और सबसे अच्छी परिभाषा मानी है आलपोर्ट की। तो आलपोर्ट की परिभाषा आप लोग ध्यान से देख लीजिए। व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो पर्यावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं, व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो पर्यावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। तो ये परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, आलपोर्ट की एग्जाम में कई बार पूछा है। इसके बाद है गिलफोर्ड के अनुसार। गिलफोर्ड के अनुसार व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। ये है गिलफोर्ड के अनुसार। इसके बाद यहाँ पर देखिए युंग के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण आप सभी लोग जानते हैं। युंग के अनुसार व्यक्तित्व 3 प्रकार का होता है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। इसके बाद एक चैप्टर और है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है बाल विकास विषय में, वो है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा की परिभाषा कई बार एग्जाम में पूछी गई है और सबसे ज्यादा जो पूछी गई है वो है गुड के अनुसार। गुड के अनुसार परिभाषा क्या है अभिप्रेरणा की, बहुत ही एक बार अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको ये परिभाषा याद हो जाएगी। इसको बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बहुत ही इजी है। अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा की इससे हम क्या करते हैं आप खुद ही सोचिए। अगर आपको अभिप्रेरणा मिलती है तो आप किसी भी काम को बहुत ही मन से करते हैं और फिर एक टाइम ऐसा होता है कि आपका मोटिवेशन, आपकी अभिप्रेरणा डाउन हो जाती है। फिर कोई व्यक्ति चाहिए होता है जो फिर से आपको प्रेरणा दे, फिर से आपको मोटिवेशन दे उस कार्य को करने के लिए। फिर आप कुछ दिन करते हो, फिर ऐसा होता है कि आपकी जो अभिप्रेरणा होती है उसको फिर जगाने की, यानी कि फिर फोर्स देने की, यानी कि उसको फिर से आपको प्रेरणा देने की आवश्यकता होती है कि आप फिर से इस काम को करिए। तो कहीं ना कहीं एक टाइम ऐसा आता है, चाहे वो स्टूडेंट ही हो, कि लगातार उसको प्रेरणा देनी पड़ती है, चाहे उसके टीचर्स दें, चाहे उसके पेरेंट्स दें। तो बच्चे को लगातार स्टडी में भी ऐसे ही अभिप्रेरणा देने की आवश्यकता होती है। तो इस वजह से जो अभिप्रेरणा टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों के टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड कोई भी एग्जाम है तो उसमें ये पूछा जाता है। तो दोस्तों देखिए, अब गुड के अनुसार अभिप्रेरणा की परिभाषा क्या है? प्रेरणा किसी कार्य को आरंभ करने, यानी कि सबसे पहले कोई काम आप क्या करते हो, आरंभ करते हो, फिर उसको जारी रखने तथा नियमित करने की प्रक्रिया है। यानी कि कोई काम आप शुरू कर दोगे, फिर आप उसको लगातार जारी रखोगे, फिर उसको नियमित करोगे, यानी कि रेगुलर करोगे, तभी यही होती है अभिप्रेरणा। अब इसको हम एक लाइन से देखते हैं फिर से। प्रेरणा किसी कार्य को आरंभ करने, जारी करने तथा नियमित करने की प्रक्रिया है। तो ये हो गई गुड के अनुसार परिभाषा। इसके बाद है वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ के अनुसार अभिप्रेरणा व्यक्ति की वह दशा है जो किसी निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है। इसके बाद मैकडूगल के अनुसार है अभिप्रेरणा वे शारीरिक व मानसिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं। ये है मैकडूगल के अनुसार। इसके बाद स्किनर के अनुसार है। स्किनर के अनुसार अधिगम का सर्वश्रेष्ठ मार्ग अभिप्रेरण है या प्रेरणा सीखने का राजमार्ग है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रेरणा सीखने का राजमार्ग है। ये परिभाषा कई बार आप लोग के एग्जाम में पूछा गया है।
तो स्किनर के अनुसार दो परिभाषाएं दी गई हैं। एक दिया गया है अधिगम का सर्वश्रेष्ठ मार्ग अभिप्रेरणा है या अभिप्रेरण है। इसके अलावा प्रेरणा सीखने का राजमार्ग है। तो दोनों में मार्ग, जहां पर भी राजमार्ग या मार्ग आएगा जिस परिभाषा में, आप समझ जाइएगा वो स्किनर की परिभाषा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनली यही देखने को मिलता है, प्रेरणा सीखने का राजमार्ग है। किसकी परिभाषा है ये? तो ये स्किनर की परिभाषा है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं। अभिप्रेरणा के स्रोत हैं आवश्यकताएं, चालक, उद्दीपन, प्रेरक, अंतर्नोद। इसके अलावा अभिप्रेरणा का वर्गीकरण किया गया है जन्मजात प्रेरणा एवं अर्जित अभिप्रेरणा। जन्मजात अभिप्रेरणा में क्या क्या आता है? भूख, प्यास, काम, नींद, विश्राम। इसके अलावा अर्जित प्रेरणा में क्या आता है? यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्जित को भी दो भागों में बांटा गया है, व्यक्तिगत प्रेरणा और सामाजिक प्रेरणा। व्यक्तिगत प्रेरणा में क्या क्या है? आनंद, जीवन लक्ष्य, अभिरुचि एवं इच्छाएं। जबकि सामाजिक प्रेरणा में है सामुदायिकता, स्वाग्रह एवं संग्रहशीलता। अब इसके बाद दोस्तों कल्पना। कल्पना की परिभाषा कई बार पूछी गई है, तो इसलिए मैंने इसको भी जगह दी है परिभाषाओं में। देखिए, जब व्यक्ति भूतकाल एवं भविष्य काल के विषय में वर्तमान समय में जो कुछ भी सोचता है वही कल्पना है। यानी कि व्यक्ति वर्तमान काल में जो कुछ भी सोचता है अपने आगे वाले फ्यूचर प्लान्स के लिए, अपने आगे अपने जीवन में क्या क्या मुझे करना है, कैसे स्टडी में आगे बढ़ना है, कैसे अपना करियर बनाना है, कैसे घर परिवार को चलाना, ये सभी चीज जब इंसान सोचता है तो ये कल्पना ही करता है। तो चाहे इंसान भविष्य के बारे में सोचे या जो उसके साथ हो चुका है, जो उसका स्कूल लाइफ बीत चुकी है, या जो कुछ भी उसने अपने जीवन में किया है अब तक, पिछला भूतकाल, जो भी वो सोचता है वो सभी कल्पना के अंतर्गत आते हैं। तो कहीं ना कहीं कल्पना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है बालक के जीवन में। तो इसीलिए कल्पना जो चैप्टर है ये भी बाल विकास या बाल मनोविज्ञान में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। अब इसमें सबसे अधिक परिभाषा पूछी गई है मैकडूगल की। तो मैकडूगल की परिभाषा आप जरूर देख लीजिए। मैकडूगल के अनुसार दूरस्थ या परोक्ष वस्तुओं के विषय में चिंतन करना ही कल्पना है, या फिर दूरस्थ या परोक्ष वस्तुओं के विषय में चिंतन करना ही कल्पना है, या फिर कहीं कहीं लिखा मिलेगा आपको अमूर्त वस्तुओं के विषय में चिंतन करना ही कल्पना है। तो दोस्तों ये परिभाषा मैकडूगल के अनुसार दी गई है, तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है, दूरस्थ वस्तुओं के विषय में चिंतन करना ही कल्पना है, कहीं कहीं ऐसा भी लिखा हुआ मिलता है, तो इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिए। यानी कि जो चीज हमको दिख नहीं रही है, दूरस्थ या परोक्ष, जो हमारे सामने नहीं है लेकिन हम उसको सोच रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, तो वही होती है कल्पना। दोस्तों इस तरीके से आप लोगों ने सीखने या अधिगम की परिभाषाओं को देखा। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको बहुत काम आएंगे। आगे आप लोग जो भी एग्जाम देंगे उन सभी में आपको ये जितनी भी परिभाषाएं मैंने आज यहाँ पर बताई है वो सभी आपके बहुत काम आएंगी। दोस्तों बाल विकास विषय में मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जो आपके बहुत काम आएंगे। उन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, जिससे आसानी से आप सभी वीडियोस को देख सकें और लाभ ले सकें। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। दोस्तों आप चाहे यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हो, किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इसके अलावा अगर आप डीएलएड में हो तो भी आपके ये जितनी भी परिभाषाएं मैंने पढ़ाई हैं ये सब आपके बहुत काम आने वाली हैं, क्योंकि ये सब एग्जाम में बार बार पूछी गई परिभाषाएं हैं और उन्हीं परिभाषाओं को मैंने यहाँ पर लिया जो बार बार एग्जाम से में रिपीट होती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे और एग्जाम में अच्छा करके आएंगे। दोस्तों ऐसे हमारे चैनल से बने रहिए, और अगर कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी विषय में तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए, हम आपकी सभी समस्याओं को दूर करेंगे। और दोस्तों हम लोग पूरे प्रतिबद्ध हैं आप लोगों को टीचर की एक सीट दिलाने के लिए। आपको सिलेक्शन हर हाल में दिलवाना यही हमारा लक्ष्य है। बस जरूरत है आपको हमारा साथ देने की और लगातार जो वीडियोस हम बनाते हैं उनको देखने की, और जहां कहीं भी आपको समस्या है आप हमें बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।